Hello everyone, this is Jiten and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the sixth chapter, that is Human Environment Interactions, the Tropical and the Subtropical Region. It is the sixth chapter from the class 7 Social Science Our Environment book. तो जो भी बच्चों क्लास 7 के हो, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना. इसमें अच्छे तरीके से चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा. जैसे कि ये जान लो कि एनसीईआरटी का चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है. तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर देना ताकि उनको पढ़ाई में हेल्प मिल सके. और अगर नहीं चाहते हो तो ठीक है, लेट देम गो टू भाड़. ओके ओके, आगे बढ़ने से पहले अगर पढ़ाई में किसी तरीके का सर्विस चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो. बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड, पैसा लगेगा. इसके अलावा कुछ फ्री वाले भी हैं तो वो चैप्टर के दौरान में बता दिया जाएगा. इसके अलावा जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है. सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेटेड रहो. या फिर तुम मुझे ट्विटर पे भी अब फॉलो कर सकते हो. मैं सब पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियो ही डालता हूँ, ठीक है. तो सब पे मुझे फॉलो कर सकते हो. ओके, जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत. जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन. So Renuka was excited. श्रीकांत अंकल was home after a gap of nearly 4 months. रेणुका जो है वो बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि उसके श्रीकांत अंकल थे तो वो 4 महीने के बाद वो आ रहे थे घर पे. He was a wildlife photographer and traveled widely. वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, मतलब कि जंगलों में घूमने वाले, मतलब घूम फिर के इधर उधर बौराने वाले हैं जो फोटो खींचते रहते हैं जो, ठीक है. तो उस तरीके वो फोटोग्राफर है और इस काम से उनको घूमना बहुत होता है. रेणुका's interest in wildlife and forests began at an early age. तो रेणुका का अपने अंकल को देख करके उनके अंदर भी, रेणुका के अंदर भी वाइल्ड लाइफ के लिए और जंगलों के लिए इंटरेस्ट जागने लग गया था बहुत पहले से ही, ठीक है. क्योंकि उसमें पढ़ाई लिखाई कम करना रहता था, बस कैमरा लेकर के फोटो खींचना रहता था, तो इसीलिए उसमें इंटरेस्ट जागने लग गया था बहुत पहले से ही. When her uncle introduced her to books on nature, जब उसके अंकल ने नेचर पे रंग बिरंगी वाली किताबें उसको दिखाई होंगी, रंग बिरंगे देखा होगा तुम लोगों ने, जंगल का फोटो, पेड़ का फोटो, जानवरों का फोटो, सब रंग बिरंगे होते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं. तो वो सब देख करके उसका इंटरेस्ट और जागा उसको देख के. पिक्चर्स ऑफ डिस्टेंट लैंड्स एंड पीपल हु लिव्ड देयर ऑलवेज फैसिनेटेड हर. और तो बहुत सारी जगह के और वहां पे जो लोग रहते थे तो वो सब जो है कि रेणुका को बहुत ज्यादा पसंद लगते थे, वो सब फैसिनेटेड लगते थे. तो यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि इमेज दिया हुआ है जिसमें पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसमें अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग इसमें दिए हुए हैं. इन दिस पिक्चर्स रेणुका यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इस पिक्चर में अब उसके अंकल बता रहे हैं, श्रीकांत अंकल जो उसके हैं, तो वो बता रहे हैं कि इस पिक्चर में तुम देख सकती हो इसमें दुनिया के अलग अलग भाग के लोग दिखाए गए हैं. सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट्स, कुछ ऐसी जगह से हैं जहाँ पे पूरा सूखा हुआ है, ड्राई डेजर्ट्स. सम फ्रॉम फ्रोजन लैंड्स, कुछ ऐसी जगह से हैं जहाँ की जमीन पूरी जमी हुई है बर्फ से. एंड सम फ्रॉम हॉट वेट रेन फॉरेस्ट, और कुछ ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हमेशा बारिश ही होते रहता है, वहां पे जंगल हमेशा पूरा घना बना हुआ रहता है. They look so different from me. अब रेणुका कह रही है, रेणुका ने ध्यान दिया कि ये सब के सब उससे बहुत अलग दिख रहे हैं. They may look different, but they share the same basic needs of life. तो ये अलग अलग दिख सकते हैं लेकिन इनको जीवन की सबसे जो बेसिक नीड्स हैं सबको वही चीज चाहिए, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. ठीक है बच्चों, तो इसके अंकल ने इसको यहाँ पे बताया फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. और अभी तुम लोग 7th क्लास में हो तो यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा जॉब. ठीक है, हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ लिख करके नौकरी भी पाना, जिसके अंकल ने नहीं बताया. ठीक है, जंगल में पेड़ पौधे में किसी भी आदिवासी कबीले के घर में जाओगे तो वो लोग खाना देने से मना नहीं करते हैं. तो फोटोग्राफर सब ऐसे घूम घूम के सब में चलते रहते हैं, तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर सब कुछ मिल ही जाता है. ठीक है, और फिर बड़े कंपनी में आकर के उन फोटोज को बेच देते हैं तो उससे पैसा भी मिल जाता है. तो जॉब भी नहीं, कहने का मतलब कि मनी भी. ओके, ठीक है बच्चों, तो इसमें मनी भी बेसिक नीड्स है आज की सोसाइटी में. तो दीज आर द फ्यू नीड्स विच दे रिक्वायर, जो हर जगह के लोगों की जरूरत है. फूड, खाना, क्लोथिंग, कपड़ा, शेल्टर, रहने के लिए एंड मनी. एक्सप्लेन श्रीकांत अंकल. ठीक है, तो श्रीकांत अंकल ने एक्सप्लेन नहीं किया था मनी, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं और ये जरूरी भी है. Their children do the same things as you probably do. हाँ, लेकिन बच्चों के लिए सब चीज वही चीज है. ठीक है, बच्चों को पैसे वैसे से कुछ लेना देना नहीं रहता, उनके माँ बाप कमा करके ला रहे होते हैं. लेकिन किसी के माँ बाप, जरूरी नहीं कि सबके माँ बाप हो, जिनके माँ बाप नहीं है वो लोगों को खुद ठेला लगाना पड़ जाता है. ठीक है, दूसरे के यहाँ काम करना पड़ जाता है. तो इस तरीके से तो वो सारे बच्चे भी वही सब चीज शेयर करते हैं जो बाकी के बच्चे शेयर करते हैं. प्ले गेम्स, खेल खेलना, आपस में लड़ाई करना, और फिर एक दूसरे को मना लेना, गाने गाना, डांस करना, एंड हेल्प दी फैमिलीज, और परिवार की मदद करना, विथ वेरियस थिंग्स दैट नीड टू बी डन. ठीक है, जो बहुत सारी चीजें जो करने के लिए जरूरत होती हैं.
दे लिव क्लोजर टू नेचर एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइव्स हैव लर्नड टू टेक केयर ऑफ नेचर। तो वो नेचर के बहुत नजदीक रहे हैं, तो इसलिए लोग नेचर का देखभाल भी करते रहे हैं, ठीक है, करते रहे हैं, जरूरी नहीं है नेचर का देखभाल करना। दे लर्न हाउ टू कैच फिश एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट। उन्होंने सीखा कि कैसे मछली पकड़ सकते हैं और जंगलों में से कैसे अलग अलग चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये श्रीकांत ने बताया रेणुका को कुछ चीजें। अब हम लोग आगे में पढ़ेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, डू यू नो के फॉर्म में, उसको पहले देख लें। When Spanish explorers discovered the Amazon River, जब स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने अमेजन रिवर की खोज की, they were attacked by a group of local tribes wearing headgears and grass skirts। तो उन लोगों पे हमला किया गया था वहां के लोकल निवासियों के द्वारा, ठीक है। लोकल निवासियों जैसे अभी गली में खेलते होगे तुम लोग, 7th क्लास में आ गए हो, बहुत मैच्योर हो गए, तुम लोग भी अपने दूसरा जगह से कोई लड़का आता है तो लोग को हड़काते होगे, ठीक है। सब पढ़ने वाले बच्चे ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, मैं जान रहा हूँ, ठीक है। जो लफा टाइप वाला होगा वो भी देख रहा होगा, तो बेटा सुधर जाओ, उस तरीके से काम नहीं आएगा तुमको, ठीक है। हड़काना वड़काना छोड़ दो, तुमको हड़का के चल जाएगा, घर में आकर के शांति से पड़े रहो, हड़काना वाला काम नहीं करना। लेकिन ये जो स्पेनिश एक्सप्लोरर जब दूसरे भी लोग बड़े बड़े लोग थे, तो लोग जब घूमने गए तो वहां के लोकल कबीले के जो लोग थे, आदिवासी जो समुदाय के लोग थे, ठीक है, तो उन लोगों ने उनको घेर लिया था, उन लोगों ने इसमें हमला किया स्पेनिश एक्सप्लोरर्स पे। दिस पीपल रिमाइंडेड देम ऑफ द फियर्स ट्राइब्स ऑफ वुमेन। तो ये लोग जो थे, उन लोगों को एक बहुत ही खतरनाक औरतों का झुंड था, ठीक है। तो जो इजिप्ट में पाए जाते थे, रोम में पाए जाते थे, तो वो लोग लड़ाकू औरतें थे, वॉरियर्स नोन इन द एंशिएंट रोमन एम्पायर एज द अमेजन्स, जिन्हें अमेजन्स कहा जाता था, हेंस द नेम अमेजन। तो ये हम लोग पढ़ने वाले जो टॉपिक, लाइफ इन द अमेजन बेसिन, इट इज द ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। ये इक्वेटर के पास का रीजन है और इक्वेटर के पास की रीजन को हम लोग ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो वहां की औरतें भी थी, तो वो सभी झगड़ालू किस्म की थी, अब आदिवासी सब थे, ठीक है। अब वहां पे जाकर के तुम ही नहीं सोचोगे कि दे विल कम्युनिकेट विथ यू इन प्रॉपर इंग्लिश एंड दे विल हैंडल अ स्मार्टफोन लाइक सर्फिंग द रूट फॉर गोइंग आउट ऑफ द जंगल, ठीक है। गूगल मैप का मदद लेकर के जंगल से बाहर निकलने ना, आदिवासी लोग सब, उन लोग को कुछ जानकारी नहीं है कि आगे कैसे दुनिया चल रही है। सो यही हम लोग इस टॉपिक में भी जानेंगे, लाइफ इन दी अमेजन बेसिन, कि अमेजन बेसिन में जिंदगी कैसी थी। बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन लेट अस लुक एट द मैप। तो अमेजन बेसिन के पहले सीखने से पहले हम लोग मैप को इसको देख लें। नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। अगर तो इस मैप में देखोगे तो इक्वेटर जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से इक्वेटर गुजरती है, तो ट्रॉपिकल रीजन 10 डिग्री नॉर्थ की ओर और 10 डिग्री साउथ की ओर, ये रीजन हमारा कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। तो वो जो है इक्वेटर के बहुत ही नजदीक है, कि ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। So it is referred to as the equatorial region। तो इसीलिए ट्रॉपिकल रीजन को भी इक्वेटोरियल रीजन भी कहा जाता है कभी कभार। ओके, ट्रॉपिकल रीजन यानी 10 डिग्री नॉर्थ के ऊपर में और 10 डिग्री साउथ के नीचे में, वो पूरा रीजन को भी, सिर्फ इक्वेटर के पास वाला रीजन नहीं, ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के पास का रीजन भी जो इक्वेटोरियल रीजन कहा जाता है। द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू दिस रीजन। इस रीजन से अमेजन नदी भी बहती है। तो वही अमेजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जहां से अमेजन नदी बहती है। नोटिस how it flows from the mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean to the east। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि कैसे माउंटेन्स में से नदियां बह रही हैं वेस्ट से और फिर अटलांटिक ओशन में ईस्ट में आकर के मिल जा रही हैं। The place where a river flows into another body of water is called the river's mouth। तो वो जगह जहां पे एक नदी दूसरे नदी से आकर के मिल रही है या फिर दूसरे पानी की सोर्स से आकर के मिल रही है, तो उसे नदी का मुहाना कहा जाता है। ठीक है, ये सब नेचर की चीजें हैं बच्चों। अगर तुम लोगों ने कभी देखा होगा और नहीं देखा होगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर देखा होगा तो किताब की मदद से उसको इमेजिन करने का कोशिश करना। मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि मैंने कैसे इन सब चीजों को याद रखने का कोशिश किया है। ठीक है, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे नहीं कहा जाता रहा है कि किताबें इंसानों की अच्छी दोस्तें हैं। ठीक है, तो मैंने इन सब चीजों को किताबों की मदद से इमेजिन करके इन सब चीजों को देख करके जाना हो तो उससे बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग भी इसको पढ़ना। तो ये नदी का पानी मुंह से जो आकर के कहीं पे आकर के गिर रहा है तो वो नदी का मुहाना कहलाता है। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन। अमेजन नदी में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आकर के भी मिलती हैं जो कि सब मिलकर के अमेजन बेसिन बनाता है हमारा। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शंस ऑफ ब्राजील। तो जो अमेजन नदी है वो कुछ हिस्सा ब्राजील से भी बहता है, पार्ट्स ऑफ पेरू। ठीक है, PERU लिखा हुआ है तो इसको पेरू नहीं पढ़ेंगे, इसको पेरू पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्राजील से होते हुए बहती है, पेरू से होते हुए बहती है, बोलिविया से होते हुए बहती है, इक्वेडोर से,
कोलंबिया एंड ए स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला, और वेनेजुएला के भी कुछ छोटे हिस्सों से। नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासेस, तो बेसिन्स के कुछ हिस्सों के देश के भी नाम बताने जहां से इक्वेटर बह रहे हैं, इक्वेटर गुजर रहा है। तो बच्चों तुम लोग के लिए एक्टिविटी पार्ट है, कमेंट सेक्शन ऑफ रहेगा, तो आपस में इसको डिस्कस करना, इसको अपने कॉपी में नोट्स में इसको लिखना कि इक्वेटर जो है वो किस किस देश से होते हुए गुजरता है। और ये साउथ अमेरिका एक अलग कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो इस कॉन्टिनेंट में भी बहुत सारे कंट्रीज है, तो इस साउथ अमेरिका में भी किस कंट्रीज से ये इक्वेटर गुजरता है, तो इसको भी अपने नोट्स में जरूर लिखना। ऑलराइट, तो एक और इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे ग्लोसरी, जो ट्रिब्यूटरीज का डेफिनेशन दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। दीज आर स्मॉल रिवर्स, ये छोटी छोटी नदियां हैं, दैट ज्वाइन द मेन रिवर, जो कि मुख्य नदी में आकर के मिलती है। द मेन रिवर along with all its tributaries that drain an area forms a river basin or the catchment area, ठीक है, तो जो मुख्य नदी है अपने सारे ट्रिब्यूटरीज के साथ मिला करके जो कि मेन एरिया से बह रही है, तो वो एक बेसिन कहलाती है। द अमेजन बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड, अमेजन बेसिन यानी अमेजन नदी का जो ये पार्ट जो दिखा हुआ है, तो ये दुनिया के एक लंबे, ठीक है, बहुत बड़े नदियों के बेसिन में से एक है। तो ये मैप को भी अच्छे से स्टडी करना, और अमेजन बेसिन जो है, अमेजन नदियां जो है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स उसको डिस्कस अपने से उसको याद भी करना उसको बच्चों, ठीक है। ओके, अब अगला पॉइंट है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या कह रहा है, एज यू नो नाउ, तो जैसे कि अब जान लिया तुमने, द अमेजन बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। तो अमेजन बेसिन जो है वो इक्वेटर के पास से गुजर रही है, तो इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर जो है वो हमेशा गर्म भी रहता है और नमी भी बना रहता है, ठीक है, यहाँ पे बारिश भी बहुत होती है। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड, सुबह का समय भी और रात का समय में भी बहुत ही गर्म रहता है और उमस भी बना रहता है, ठीक है। भले ही एक कहावत बच्चों कि जंगल दूर से देखने से कितना भी सुंदर क्यों ना लगे, अंदर से वो बहुत ही खतरनाक भी होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अमेज़न जंगल जो है वो दिन में रात में हर समय वहां पे गर्मी भी रहेगी, उमस भी बना हुआ रहेगा, तो इस तरीके से हर समय रहेगा। द स्किन फील्स स्टिकी, स्किन यानी जो बॉडी है, टेम्परेचर बॉडी जो है उस पर भी बहुत चटचटा फील होगा। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, वहां पे डेली बरसात भी होती है। डेट टू विदाउट मच वार्निंग, और वो भी बिना किसी चेतावनी के, ठीक है, कब बरस जाएगा कब नहीं बरसेगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन बरसना है, यह है कि बरसना है। क्यों? क्योंकि अगल बगल दोनों तरफ में ओशंस भी हैं, तो वो पानी जो है इसी में आकर के बरस जाते हैं। द डे टेम्परेचर आर हाई विथ वेरी हाई ह्यूमिडिटी, सुबह का टेम्परेचर जो बहुत ही हाई होता है, बहुत ही हाई ह्यूमिडिटी के साथ, ठीक है, टेम्परेचर भी हाई रहता है और ह्यूमिडिटी भी हाई रहता है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई, रात के समय में टेम्परेचर कम भी होता है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ही हाई भी रहता है। सो दिस इज अबाउट द क्लाइमेट पोर्शन, कि वहां का क्लाइमेट कैसा है अमेज़न बेसिन के पास का। नाउ वी आर गोइंग टू रीड रेन फॉरेस्ट, ठीक है, रेन फॉरेस्ट मतलब कि वहां पे जंगल का माहौल कैसा है। खतरनाक है बच्चों, बता दूं पहले ही, ठीक है, वहां बहुत ही खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। ये मत समझना कि घर में उड़ने वाले मच्छर की तरह है जो आगे से खून चूस के चल जाते हैं, वहां पे ऐसे जानवर है कि तुमको भी पूरा खा के चल जाएंगे। ये तो इतना भयानक खतरनाक जंगल है वो रेन फॉरेस्ट। एज इट रेन्स हेवली इन दिस रीजन, तो इस क्षेत्र में जो है बहुत ही बारिश होती है। थिक फॉरेस्ट ग्रो, तो इसीलिए बारिश की वजह से और नमी लगातार बरकरार रहने की वजह से यहाँ के जंगल जो है वो बहुत ही घने हैं, ठीक है। थिक कहने का मतलब कि मोटे मोटे पेड़ तो होंगे ही लेकिन घने भी हैं। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाय लीव्स एंड ब्रांचेस डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, ये जंगल इतना घना है कि जो पत्तों से जो छत बन जाती है जंगल में, और इस तरीके का छत बन जाता है कि सूरज की किरण जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, इतना घना है कि तुम दिन में भी या दोपहर में भी अगर तुम उस हिस्से में कहीं ऐसे हिस्से में पहुंच गए तो वहां पे पूरा अंधेरा रहेगा, तुमको लगेगा कि रात का समय है। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, ठीक है, जमीन जो है जब सूरज की किरण नहीं आ रही है तो अंधेरा भी है और नमी तो हमेशा बरकरार रहती है, तो गीलापन भी वहां पे हमेशा महसूस होगा। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर, सिर्फ वैसे पेड़ पौधे जो छाव में उग सकते हैं, ठीक है, सब पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे, वैसे पेड़ पौधे जो छाव में उग सकते हैं तो वहां पे पनपते हैं। ऑर्चिड्स ब्रोमिलियाड्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स, देखो तो कुछ प्लांट पैरासाइट्स हैं जो कि दूसरे प्लांट्स पे निर्भर रहते हैं, जैसे ऑर्चिड्स हो गए और ब्रोमिलियाड्स हो गए। तो ब्रोमिलियाड्स के यहाँ पे ब्रोमिलियाड्स के बारे में कुछ दिया हुआ है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, पर इसको खत्म कर ले। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना, ठीक है, फौना का मतलब कि जो जानवर हो गए, जीव जंतु जो हो गए उस जंगल के एरिया के, तो वो भी बहुत ही सुंदर भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं खतरनाक ही मानूंगा,
मुझे तो जानवर सुंदर भी लगते हैं, ठीक है, सब जानवर खतरनाक है, तो भैया खतरनाक है तो उनका सुंदरता तो नहीं खत्म हो जा रहा है, ठीक है। हाथी इतना बड़ा लगता है लेकिन सुंदर भी लगता है, मगरमच्छ इतना लंबा खतरनाक दिखता है लेकिन वो भी सुंदर लगता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि सब जानवर खतरनाक सुंदर ना हो, ये खतरनाक है लेकिन सुंदर भी रहते हैं। बर्ड्स सच एज टोकन्स, हमिंग बर्ड्स, मकाओ विथ देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमेज, oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India। ठीक है, तो कुछ चिड़िया हो गए जैसे टोकन्स हो गए, हमिंग बर्ड्स हो गए, मकाओ हो गए, तो इनके जो पंख हैं बहुत ही रंग बिरंगे पंख हैं, ठीक है, और इनका जो चोंच है वो भी कुछ ज्यादा बड़ा बड़ा चोंच है, ठीक है, ताकि इनको दूसरे जानवरों से भी लड़ने में आसानी रहे, उनको ज्यादा ज्यादा चोट पहुंचा सके, तो इसलिए इन लोग का चोंच भी जो है बहुत लंबा लंबा चोंच है। और अपने देश में, अपने भारत देश में पाए जाने वाले पक्षियों से बहुत ही अलग दिखते हैं ये पक्षी। These birds also make loud sounds in the forest। और ये चिड़िया जो है, ये पक्षी जो है जंगल में बहुत तेज तेज से आवाज भी बनाते हैं, निकालते हैं। Animals like monkeys, sloth and ant-eating tapirs are found here। जानवरों में जैसे बंदर हो गए, फिर बंदर हो गए, स्लॉथ हो गए, और चींटी खाने वाले जानवर टापिर्स कहते हैं उन्हें, ठीक है, चींटी खाने वाले जानवर, तो वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। Various species of reptiles and snakes also thrive in these jungles। रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले और सांप जैसे जीव भी हैं जो इस जंगल में पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथन्स अबाउंड। मगरमच्छ हो गए, सांप हो गए, अजगर हो गए, ये सब भरपूर मात्रा में है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में है, कमी नहीं मिलेगी, ठीक है। हर 1 किलोमीटर में तुमको सांप वाप जैसा चीज तुमको आराम से मिल जाएगा, इतना कॉमन है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। एनाकोंडा एंड बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर आर सम ऑफ द स्पीसीज। तो ये पाइथन के कुछ स्पीसीज है, एनाकोंडा और बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, तो जो कि वहां पे पाए जाते हैं। बिसाइड्स द बेसिन इज होम टू थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स। इसके अलावा अमेज़न बेसिन में बहुत सारे कीड़े भी पाए जाते हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ फिशेस इंक्लूडिंग द फ्लेश ईटिंग पिराना फिश इज आल्सो फाउंड इन द रिवर। अब अमेज़न नदी में बहुत सारी मछलियां तो पाई जाती हैं, साथ में दूसरे मछली, मांस खाए जाने वाली जो मछली है, ठीक है, पिराना जिन्हें हम लोग कहते हैं, तो वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। This basin is thus extraordinarily rich in the variety of life found there। तो इसीलिए ये जो बेसिन है, अमेज़न नदी का जो बेसिन है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में, बहुत ही यूनिक है, जितना तरीके का यहाँ पे फ्लोरा एंड फाउना पाया जाता है। यहाँ तक कि अपने भारत देश में भी ऐसा नहीं है, ठीक है, अपने भारत देश में भी नहीं है। अपने भारत देश में भी कहीं होता है ना, तो सब उसको काट करके काट देते हैं ताकि वहां के पेड़ों से कुछ पैसा कमा सके, नहीं तो वहां के जानवरों की खाल से होता है बच्चों, ठीक है, होता है। आप लोग भी बड़े हो जाओगे तो आप लोग भी सरकारी अधिकारी बनोगे, चोरी छुपे करोगे लेकिन करोगे जरूर, ये फैक्ट है, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा गुरु नहीं हूं कि सामने कुछ और बोलूं और पीछे कुछ और बोलूंगा, ठीक है, सब करते हैं। हो सकता है कि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मेरा भी लग जाए तो मुझे भी करना पड़ जाए, क्योंकि मेरा सीनियर बोल रहा है, नहीं तो वो मुझे किसी दूसरा केस में फंसा सकता है, बहुत सारे मैटर पड़ सकते हैं बेटा। तो ये जंगल का मामला आया है, मैं जंगलों के लेकर कुछ ज्यादा सेंसिटिव हो जाता हूँ, क्योंकि पेड़ पौधे एक दिन में नहीं उग जाता है, ठीक है। एक दिन में घर बनाया जा सकता है आज के समय में, लेकिन एक दिन में एक बड़ा सा पेड़ नहीं उगाया जा सकता है। और तो यहाँ पे एक फोटो दिया हुआ है अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लेकर के। सो दीज आर द थिंग्स रिगार्डिंग द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, डू यू नो ब्रोमिलियाड्स, ठीक है, ब्रोमिलियाड्स पेड़ का एक प्रकार है। ब्रोमिलियाड्स आर स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। ब्रोमिलियाड्स जो है एक खास तरीके के पौधे हैं जो कि अपने अंदर पानी जमा करके रखते हैं। Animals like frogs use these pockets of water for laying their eggs। तो मेंढक जैसे जीव जंतु जो हैं वो इन पॉकेट्स में जो पानी जमा हुआ है इनको इस्तेमाल करते हैं अंडा देने के लिए, इन पेड़ों के पत्तों में। एक यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है, लेट्स डू। सम टीवी चैनल्स ब्रॉडकास्ट डॉक्यूमेंट्रीज ऑन द वाइल्ड लाइफ ऑफ द वर्ल्ड। कुछ टीवी चैनल्स हैं जो कि डॉक्यूमेंट्रीज ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है, डिस्कवरी चैनल हो गया, नेशनल ज्योग्राफिक हो गया, नेट जियो वाइल्ड हो गया। तो इस तरीके की चैनल्स जो है, बच्चों तुम लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज देखा होगा, वाइल्ड लाइफ के जंगल कितना बढ़िया से दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो हर समय उतना बढ़िया नहीं रहता है, वो सब एंगल की मदद से उतना बढ़िया दिखाया जाता है, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्रीज भी देखना कभी। ट्राई टू वॉच सम ऑफ द फिल्म्स एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद द क्लास। ये तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस को शेयर करना अपने क्लास में ऐसे फिल्म्स को देख करके। तो ये एक्टिविटी है जो तुम लोग परफॉर्म करना अपने में। फर्दर, पीपुल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। पीपुल ऑफ द रेन फॉरेस्ट कहने का मतलब कि उस जंगल में रहने वाले लोग, ठीक है, जंगल में रहने वाले लोग। पीपुल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। तो उस जंगल के जो निवासी हैं वो
कुछ जंगल के कुछ पेड़ पौधों को काट देते हैं, फिर वहां पे वो लोग अनाज उग जाते हैं। वाइल मेन हंट एंड फिश अलोंग द रिवर्स, वहीं पुरुष जो हैं वो मुख्यतः शिकार करने चले जाते हैं और मछली पकड़ने चले जाते हैं नदियों के पास में। वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स, औरतें जो हैं वो अनाज का देखभाल करती हैं जो खेत में उगा हुआ है। दे मेनली ग्रो टेपियोका, ओके, वो खास करके उगाते हैं टेपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। तो वो लोग जो क्रॉप जो मोस्टली उगाते हैं वो है टेपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। As hunting and fishing are uncertain, it is the women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow. तो हंटिंग और फिशिंग मतलब कि शिकार मिलना या मछली पकड़ पाना वो जरूरी नहीं कि हर समय वो मिल ही जाए, तो इसीलिए वुमेन है जो अपने परिवार की देखरेख करती है, उनको जो सब्जियां उगाई हैं, जो अनाज उगाए हैं उनको खिला करके। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा ही फेमिनिस्ट हो गया बच्चों, आई एम अगेंस्ट इट। ठीक है, सिर्फ औरतें ऐसा नहीं करती होंगी, पुरुष भी हाथ बटा करके जाते होंगे शिकार करने, मछली पकड़ने। तो बुक के कहने का मतलब है कि सिर्फ वुमेन है जो फैमिली को खिलाती, नहीं, मेरे साथ में ऐसा नहीं रहता होगा। ठीक है, पुरुष भी करते होंगे। ठीक है, पुरुष भी शिकार और मछली पकड़, नहीं तो वो लोग ऐसी सबको नहीं पाल पोस रहा होता। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब वहां के जो लोग हैं, ठीक है, जो भी, अब स्लैश, ये स्लैश औरतों के हाथ में कुल्हाड़ी देकर के जंगल काटने बैठेंगे तो फिर लग गया साल भर जंगल काटने में। पुरुष के अंदर ज्यादा ताकत होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो लोग आसानी से जंगल काट पाएंगे। तो इसलिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, देखा ना पुरुषों का योगदान। वो लोग जंगल को काट करके वहां पे खेती, पेड़ को जला देते हैं, फिर उससे जो खाद बनता है उससे वो लोग खेती में इस्तेमाल लाते हैं। द स्टेपल फूड इज मेनियोक, वहां का जो मुख्य भोजन है वो मेनियोक हो गया। ऑल्सो नोन एज कसावा, दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो, जो कि जमीन के नीचे उगता है आलू की तरह। दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स एंड एग सैक्स, वो लोग रानी, चींटियों के रानी को भी खाते हैं और अंडों को भी खाते हैं। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफी, मेज एंड कोकोवा और ऑल्सो ग्रोन, ठीक है, वैसे क्रॉप्स जिनको बेच करके पैसा मिले, जैसे कॉफी हो गया, मेज हो गया और कोकोवा हो गया, तो वो भी ये लोग उगाते हैं। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेज, अब जंगल है, हमेशा पानी बरसते रहता है, बहुत सारे पेड़ पौधे उगते रहते हैं, तो वहां पे बहुत सारी लकड़ियां मिल जाती है घर बनाने के लिए। सम फैमिलीज लिव इन थैचेड हाउसेज, कुछ परिवार हैं जो कि झोपड़ी में रहते हैं, घास फूस के बने हुए घर में रहते हैं। थैचेड हाउसेज शेप्ड लाइक द बी हाइव्स, और ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है। देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेज लाइक मलोका विथ अ स्टीपी स्लांटिंग रूफ, ठीक है, और दूसरे प्रकार के भी घर हैं जैसे मलोका हो गए, जिनका छत जो है वो ढलान नुमा है। ढलान मतलब कि पानी बरसे तो जमा ना रहे, वो आसानी से जमीन पे गिर जाए। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग, ठीक है, तो अमेजन बेसिन के पास का जो लोगों का जो जीवन है वो धीरे धीरे बदल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी उन लोगों को भी मार करके भगा दिया जा रहा है। इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर, ठीक है, तो पहले के समय में जो अगर जंगल के बीच में पहुंचना है तो सिर्फ नदी के रास्ते से ही पहुंचा जा सकता था। इन 1970 द ट्रांस अमेजन हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल, तो 1970 में एक हाईवे बना, ट्रांस अमेजन हाईवे, तो उससे जंगल के हर कोने तक पहुंचा जा सकता है। अब एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस, प्लेन की मदद से, हेलीकॉप्टर की मदद से भी अब जंगल के अलग अलग जगहों पे पहुंचा जा सकता है। The indigenous people was pushed out from the area and forced to settle in new areas. ये तो वहां के जो मूल निवासी थे उन लोगों को वहां से लात मार के भगा दिया गया और जंगल के दूसरे जगह में उनको बसा दिया गया। Where they continued to practice their distinctive way of farming, जहां पे इन लोगों को वही तरीका अपना करके खेती करने का प्रचलन चल रहा है, मतलब कि जंगल काटो, खेती करो, और बस ये कि सेंटर में मत जाना आप। क्यों? क्योंकि वहां पे पढ़े लिखे लोग आ गए हैं। The developmental activities are leading to the gradual destruction of the biological diverse rainforest. तो ये जो विकास का काम होते जा रहा है, तो इसकी वजह से जंगल का जो बायोलॉजिकल है यानी हरित क्षेत्र है वो भी बहुत बर्बाद होते जा रहा है। It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि रेन फॉरेस्ट का बहुत सारा एरिया जो है वो हर साल घटते जा रहा है और घटते भी जाएगा। ठीक है बच्चों, घटते भी जाएगा। अब मेरा तो ऐसा मानना है कि उससे पहले पूरा धरती ही सूख जाए, ठीक है, या तो ऐसा कुछ सर्न का तूफान है कि धरती ही जल जाए, लेकिन उससे पहले अगर ये सहारा डेजर्ट बन जाता है तो वो अलग बात है। ठीक है, तो अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है, ये है, साउथ अमेरिका में भी हो जाएगा। यू कैन सी
that this destruction of forest has a much wider implication। तो तुम देख सकते हो कि जंगल का इतना तबाही जो है, सिर्फ देखना, ठीक है, सिर्फ देख सकते हो बच्चों, ये बस किताब में ही पढ़ो बच्चों, और कुछ नहीं, इसका आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं, ये तो भाषण कहलाता है वो सब। The top soil is washed away as the rains fall and the lush forest turns into barren landscape। ये तो ऊपर की जो मिट्टी है वो बह जाती है बारिश के पानी के साथ में, और फिर वहां पे खाली जमीन बचे जाता है। तो इसी तरीके से वहां पे खेती बाड़ी कर रहे हैं लोग। तो ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट मतलब कि जंगल कैसी तबाह हो रहा है, ये फिगर को समझने की कोशिश करना। ओके, तो यहाँ पे डू यू नो स्लैश एंड बर्न को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। लेट अस रीड इट। स्लैश एंड बर्न is a way of cultivating land where farmers clear a piece of land by slashing or cutting down trees and bushes। तो ये आदिवासी समय के जमाने का समय है, ठीक है, कि जब लोगों के पास जमीन नहीं था, जब जो जंगल में जन्म ले लिए थे, ठीक है, तो उन लोगों ने जंगल को काट करके खेती बाड़ी करना शुरू किया था। तो वो उस तरीके का खेती बाड़ी अभी भी चलते आ रहा है कि पेड़ झाड़ काट देते हैं, फिर उसको जला देते हैं। अब जलने से क्या वो राख बन जा रहा है, तो वो खाद की तरह इस्तेमाल में लाया जाता है वहां उन लोगों के द्वारा। These are then burnt, which releases the nutrients into the soil। उनको जलाया जाता है और इससे पोषक तत्व मिलता है मिट्टी को। New crops are grown in this cleared field for few years। तो इस साफ खेत में नए अनाज जो है वो भी उगाए जाते हैं कुछ सालों तक। After repeatedly using the patch of land, the soil loses its nutrients। लगातार उस जमीन पे इस्तेमाल होते रहने से उस मिट्टी की पोषक जो है वो खत्म हो जाती है। So इट इज अबेंडेंड। तो फिर जब उसका पोषक तत्व खत्म हो गया तो उसको छोड़ दिया जाता है। देन दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ लैंड टू प्लांट। फिर वो दूसरी जगह पे जाकर के जंगल को काटते हैं, जंगल के हिस्से को काटते हैं, वहां पे अनाज को उपजाते हैं और फिर उसको फिर से वहीं पे जीवन यापन करना शुरू कर देते हैं। इन द मीन टाइम यंग ट्रीज ग्रो इन द ओल्ड फील्ड। तो उस समय के दौरान में जहां पे उन लोगों ने खाली जमीन छोड़ दिया था, तो वहां पे अगर अच्छा खासा मौसम टेम्परेचर मिला तो वहां पे फिर से बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक पेड़ उगने में कम से कम 10 से 15 साल लगेगा। एक बड़ा पेड़ उगने में 10 से 15 साल लगेगा, एक दिन में नहीं उगेगा। इन दिस वे सॉइल फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड। और इस तरीके से सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो भी रिस्टोर हो जाता है। पीपल कैन देन रिटर्न टू इट एंड इट्स फालतू का चीज, लेकिन लोग जो है वो वापस आ जाते हैं वहां पर फिर से कल्टीवेट। सॉरी, फालतू का चीज लिखा हुआ है क्योंकि जंगल कटना ही है, आगे चल के नहीं बचेगा जंगल। ठीक है, अभी हम लोगों ने जाना ट्रॉपिकल रीजन के बारे में, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन यानी इक्वेटर के पास का जो रीजन है, और वो भी साउथ अमेरिका का, ठीक है। साउथ अमेरिका का अमेजन बेसिन का जो रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ की तरफ का, तो इसको भी हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जो टॉपिक रीड करने जा रहे हैं वो है सब ट्रॉपिकल रीजन, दैट इज लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। अपने भारत देश में जो गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, तो उनके पास की जो बेसिन है, जो इन नदी के तट वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे कैसा लाइफ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देख सकते हो ना कितना सुंदर लग रहा है ये, ठीक है। तो मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा, अगर स्विमिंग आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो पानी में मत उतरना, डूबने का चांसेस बहुत ही ज्यादा रहेगा, ठीक है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप लोग अमीर हो तो अपने मम्मी पापा से कहना कि सीखने के लिए भी, ठीक है। मैं तो नहीं कर पाया, आप लोग जरूर कहना। लाइफ इन दी गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में जीवन कैसा है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा टुगेदर फॉर्म दी गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जो छोटी छोटी नदियां आकर के गंगा में और ब्रह्मपुत्रा में मिलती हैं, तो वो सब के सब मिल करके गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन बना रहे हैं। The basin lies in the subtropical region that is situated between 10 degree north to 30 degree north। अब ये जो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है, ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ तक में सिचुएटेड है। ओके, यहाँ पे मैप में देख सकते हो 20 डिग्री से लेकर के 28 डिग्री तक का बताया हुआ है, 32 डिग्री भी दिया हुआ है, और इसके नीचे, ठीक है, 10 डिग्री तक का जो है वो इस रीजन में पूरा सिचुएटेड है। मैप में देख सकते हो कितना सुंदर से बनाया हुआ है। चाइना से ब्रह्मपुत्रा नदी आ रही है। चाइना में ब्रह्मपुत्रा नदी का दूसरा नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। चाइना में ब्रह्मपुत्रा नदी को दूसरा नाम से जाना जाता है। जब अपने भारत देश में आती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। और हिमालय पर्वत से गंगा नदी बह रही है, तो इन दोनों नदी के जो क्षेत्र है इसको गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन कहा जा रहा है। 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स में द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा लाइक द घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्रा ड्रेन इट। तो ये सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, जो छोटी छोटी नदियां हैं, जो इन बड़ी नदियों में आकर के मिल रहे हैं, इस क्षेत्र में बहती हैं।
लुक एट द एटलस एंड फाइंड नेम्स ऑफ सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो इस मैप में ब्रह्मपुत्रा नदी का तो कोई भी ट्रिब्यूटरी का नाम नहीं दिया हुआ है। तुम्हारे पास अगर स्कूल ने एटलस प्रेफर किया होगा, एटलस होगा तुम लोगों के पास, तो ब्रह्मपुत्रा नदी के ट्रिब्यूटरीज का नाम देखा उसमें। ओके, मुझे भी नहीं याद आ रहा जहां पर लिख सकूं, वो मुझे नहीं याद आ रहा बच्चों भी। द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द गंगा और ब्रह्मपुत्रा का प्लेन्स मतलब जहां पे कि प्लेन रीजन है, पहाड़ी रीजन नहीं है, ना कि प्लेटू रीजन है, तो प्लेन रीजन। एंड माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, पहाड़ का क्षेत्र और हिमालय के फुट हिल्स यानी उनका जो पहाड़ के नीचे की जो जमीन है उन सब जगहों पे। एंड द सुंदरबंस डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन, तो इस बेसिन के ये सब मेन फीचर्स हैं, यहाँ तक कि सुंदरबन डेल्टा भी। ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया, ऑक्सबो लेक्स नदी जब बहती है तो वो कहीं कहीं कटाव उसका रह जाता है, जहाँ पे पानी जमा रह जाता है, तो उस जगह पे उसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। तो उसको वो जो है एक प्लेन एरिया का डॉट क्षेत्र, वहां पे पॉन्ड की तरह रूप ले लेता है वो। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट, इस एरिया में मानसून क्लाइमेट ज्यादा है। द मानसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर, मिड जून से लेकर के अपने भारत देश में बारिश आने का समय क्या है, मिड जून से लेकर के सितंबर तक में। ठीक बच्चों, अगर इसको किसी को नहीं पता था ये ध्यान रखना, बारिश का समय रेनी सीजन जो है वो जून से लेकर के सितंबर के बीच में ज्यादा होता है, तो उसी समय में ये सब नदियां जो है और ज्यादा डबाडब भर भी जाती हैं। ठीक, अगर तुम पटना में रह रहे हो तो पटना में गंगा नदी के पास अगर गए होगे घूमने फिरने, मम्मी पापा के साथ, दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ गए होगे, तो देखोगे कि कितना पानी भरा हुआ रहता है बरसात के मौसम में। ठीक है, तो अगर तैरने आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो डूब के मर जाना और क्या, लेकिन डुबकी लगा के निकल जाना। ठीक है, डूब के मर जाना, ये क्या चल रहा, डुबकी लगा के निकल जाना, ठीक है, मर जाना। द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स आर कूल, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म होता है और ठंडियों में बहुत ज्यादा ठंडा होता है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, तो अब ये जो ऊपर जो मैप दिया हुआ था उसको देखने के लिए कह रहा है। फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज, उन राज्यों के बारे में बताना जहां पे ये सब बेसिन जो है वो बह रही हैं। देखिए, जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, तो ये सब जो क्षेत्र हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के रीजन के पास के क्षेत्र हो गए। द बेसिन एरिया हैज वेरीड टोपोग्राफी, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा टोपोग्राफी जो है, एनवायरमेंट का जो रोल है बहुत ही अलग अलग तरीके का है। द एनवायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन, जो यहाँ का पर्यावरण है वो बहुत ही मेन रोल प्ले करता है डिस्ट्रीब्यूशन में ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ की आबादी को निर्धारित करने में, आबादी कहने का मतलब जो जितनी भी आबादी है, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, जितनी भी आबादी है शहरों में ही है जो सबसे ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी कम है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे शायद क्राइम भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहां पे सब जगह सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। ओके, तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्राइम भी ज्यादा हो जाता है। तो आबादी जो है तो वो भी निर्भर करता है नदी के क्षेत्र के हिसाब से। द माउंटेन एरियाज विथ स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन, पहाड़ी का क्षेत्र जहां पे ढलान ज्यादा है वहां का जो क्षेत्र है वो अच्छा से रहने वाला नहीं है। देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, तो इसीलिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पास में, पहाड़ी वाले पास के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। द प्लेन एरिया प्रोवाइड्स द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, अब प्लेन एरिया जो है वो बहुत ही ज्यादा सुटेबल एरिया प्रोवाइड करता है। जैसे बनारस समझ लो, जितना भी नदी के पास जितने भी बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, ठीक है, जितना भी शहर बसा हुआ है तो सब इसी कारण से, क्योंकि वहां पे पानी अवेलेबल था तो शहर बसाना वहां पे आसान हो चुका, नदी के रास्ते से एक शहर से दूसरे शहर जाना आसान हो सका, तो इसलिए नदी के पास जो शहर है वो सब ज्यादा आबादी वाले बसे हुए हैं। द सॉइल इज फर्टाइल, वहां की मिट्टी जो है वो भी उपजाऊ है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, जहां पे समतल जमीन अवेलेबल है अनाज उपजाने के लिए, तो वहां के लोगों का मुख्य पेशा खेती बाड़ी है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज वेरी हाई, ये तो प्लेन्स की रीजन का जो पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा है, जैसे मैंने पहले कहा। ठीक है, प्लेन्स रीजन में पॉपुलेशन जो बहुत ही ज्यादा है। द मेन क्रॉप इज पैडी, सबसे ज्यादा मुख्य अनाज जो है वो पैडी है, यानी धान है, चावल का खेत अनाज हो गया। सिंस कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर, धान की खेती के लिए बहुत ही पानी की जरूरत होती है। इट इज ग्रोन इन द एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई, तो इसलिए धान वैसे एरियाज में ग्रो करता है जहां पे रेनफॉल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, यानी बारिश जो है सबसे ज्यादा होती है। वीट, मेज, सोरघुम, ग्राम एंड मिलेट्स आर द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन,
तो ये कुछ अनाज हो गए जो कि उपजाए जाते हैं प्लेन एरियाज में, ठीक है, जहां पे कल्टीवेशन के लिए है। नहीं तो वहां पे अगर कोई बिल्डर है तो वहां पे कोई ना कोई मॉल या फिर कुछ ना कुछ बन ही गया होगा, ठीक है, जहाँ पे पहले खेती बाड़ी का जमीन था वहां पे भी कुछ ना कुछ बन ही गया होगा, ठीक है, तो भले कुछ ना कुछ बन ही गया, और जरूरी नहीं कि वेट में sorghum उगाया गया होगा। कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड जूट ऑल ऑल्सो ग्रोन, ठीक है, तो वैसे अनाज जैसे गन्ना हो गया, ईख हो गया और जूट हो गया, ठीक है, जूट जिससे बोरा वोरा बनता है, तो वो सब चीजें भी जो है, तो इन सब चीजों को भी उगाया जाता है ताकि इनसे पैसा मिल सके। बनाना प्लांटेशंस आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन, कुछ एरियाज में तुमको केले की भी खेती देखने को मिल जाएगी। अगर तुम पटना क्षेत्र के रहने वाले हो, हाजीपुर तरफ आना जाना हुआ होगा, देखा होगा तुमने, तो वहां पे केलों की खेती देखी होगी गंगा नदी के पास में। इन वेस्ट बंगाल एंड असम टी इज ग्रोन इन प्लांटेशंस, वेस्ट बंगाल में और असम में, ठीक है, जहां पे ब्रह्मपुत्रा नदी भी बहती है, ठीक है, बंगाल के रीजन में ब्रह्मपुत्रा नदी भी बहती है, और बंगाल के रीजन के पास में ब्रह्मपुत्रा नदी भी है, तो वहां पे रीजन में चाय पत्तियां भी उगाई जाती हैं। ओके, टी इज ऑल्सो ग्रोन। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म्स इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम, बिहार और असम के क्षेत्र में जो सिल्क जो है वो भी ग्रो किया जाता है। इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल, पहाड़ों में और छोटी छोटी भी पहाड़ों में जहां पे स्लोप्स यानी ढलान जो है वो जेंटल है, मतलब कि अच्छा खासा है कि तुम उस पर चढ़ाई कर सको, उस तरीके का है। तो क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेसेस, सीढ़ी नुमा आकार बना करके वहां पे अनाज उपजाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो सोच लो, पहाड़ों पे भी लोगों ने, जो यहाँ पे बिहार में सब कहता है कि मांझी ने सिर्फ पहाड़ काटा, उससे पहले ही लोग पहाड़ काटना शुरू कर दिए थे लोगों ने, जिनको अनाज उगाना पड़ा था, ठीक है, जो भी जिसमें श्रीकांत अंकल ने रेणुका को समझाया था फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, तो फूडिंग के लिए लोगों ने बहुत पहले ही पहाड़ काटना शुरू कर दिया था अनाज उपजाने के लिए, फूडिंग के लिए। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स, तो वेजिटेशन का जो कवर है वो एरिया भी जो है अलग अलग तरीके का है, जहां पे जिस तरीके के लोगों ने जिस तरीके के जगह पे अपना क्रॉप ग्रो करने का कोशिश किया, तो उस तरीके का वहां पे वेजिटेशन पाया जाता है। इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्री ग्रो, गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन में ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्री जो है वो ग्रो करता है, अलॉन्ग विथ टीक, साल एंड पीपल, ठीक है। तो ये तीन एग्जांपल दिए हुए हैं, इसको याद रखना, टीक, साल एंड पीपल विच आर ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज। थिक बैम्बू ग्रूव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन, बांस के मोटे मोटे पेड़ जो है वो ब्रह्मपुत्रा प्लेन में ग्रो करते हैं। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विथ द मैनग्रूव फॉरेस्ट, अब डेल्टा एरिया मतलब नदी जहां पे समुद्र में आके बह रही है, तिकोना बना रही है, तो वहां पे मैनग्रूव फॉरेस्ट से बसे हुए हैं, ये डेल्टा एरिया जो है तो वहां पे मैनग्रूव फॉरेस्ट बसे हुए हैं। इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, coniferous trees like pine, devdar and fir can be seen because the climate is cool and the slopes are steep. Sorry, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में कॉनिफेरस ट्रीज उगते हैं, ठीक है। कॉनिफेरस ट्रीज यानी कौन टाइप के पेड़ होते हैं? अभी हम लोगों ने ऊपर क्या देखा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रीज, ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज जो कि टीक, साल एंड पीपल। अब हम लोग जान रहे हैं, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है कॉनिफेरस ट्रीज, जैसे पाइन हो गए, देवदार हो गए और फर हो गए। तो ये वहां का मौसम ठंडा है, तो क्या है कि ठंडा होने की वजह से ऐसी जगह पे बर्फबारी भी हो जाती है कभी कभार, तो वो बर्फ क्या है कि ढल जाए, पेड़ की पत्तियों पे ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, सन के लिए ब्लॉकेज ना हो, तो वो बर्फ जो है आसानी से ढल जाए, तो पत्तियों को भी न्यूट्रिएंट्स मिल सके, तो इसलिए वो कॉनिफेरस ट्रीज है, कोन लाइक स्ट्रक्चर में वो ट्रीज है, पाइन, देवदार एंड फर। देयर आर अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन, यहाँ पे जीव जंतु भी जो है बहुत प्रकार के हैं। एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर एंड मंकीज आर कॉमन, हाथी हो गए, बाघ हो गए, हिरण हो गए और बंदर हो गए, तो बहुत ही कॉमन है इस क्षेत्र में। द वन हॉर्न्ड राइनोसोरस इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन, एक सींग वाला राइनोसोरस, ठीक है। राइनोसोरस तुम लोगों ने जू में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो बैड लक, तुम्हारे लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, ठीक है। तो ये सब जो है वो पाए जाते हैं वहां पे। इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर एंड क्रोकोडाइल्स आर फाउंड, डेल्टा एरिया में बंगाल टाइगर्स और क्रोकोडाइल भी पाए जाते हैं। एक्वाटिक लाइफ अबाउंड्स इन द फ्रेश रिवर वाटर्स,
ठीक है। तो अपने गंगा नदी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे डॉल्फिन भी पाई जाती है। ठीक है, डॉल्फिन एक रेयर प्रजाति है मछलियों की जो कि गंगा नदी में पाई जाती है। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को भी मिलता है तो अधिकतर मछुआरे तो कोशिश करते हैं कि शायद उनको मार दें। ठीक है, मछुआरे क्या, सरकारी वाले भी कई लोग चाहते होंगे कि मिल जाए तो उससे पैसा कमा सके, है। ठीक है, तो अपने इस नदी वाले क्षेत्र में जो है बहुत सारे मछली के भी बहुत सारे प्रजाति पाए जाते हैं। द लेक्स एंड द बे ऑफ बंगाल सी, नहीं, छोटी छोटी झीलों में भी और बे ऑफ बंगाल के समुद्र में भी। द मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज ऑफ द फिश आर द रोहू, कतला एंड हिल्सा। तो ये मछली की कुछ पॉपुलर वेराइटीज हैं, रोहू, कतला एंड हिल्सा। फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपुल लिविंग इन द एरिया। मछली और चावल जो है तो इस एरिया में रहने वालों के लिए प्रमुख भोजन का उपजाऊ है। ठीक है, अब अगर तुम वेजिटेरियन हो तो यहाँ पे अब आपत्ति मत जताने लगना कि कैसे मछली वछली खा ले रहा है। अब तुम भी वेजिटेरियन हो, पहले जितने भी पूर्वज थे ना वो लोग कच्चा मांस भी खा जाते थे। ठीक है, आज तुम लोग साग सब्जी देख रहा है तो सब वेजिटेरियन बन गया है, नहीं तो पहले सब कच्चा मांस मच्छी भी खा जाता था। नहीं तो इतना वेजिटेरियन का चुचला मत किया करना सब जगह। ओके बच्चों, सो दिस इज दी अबाउट लाइफ इन दी गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। तो इसको हम लोगों ने देखा अभी। अब आगे एक टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है, पूरा लाइफ यहीं पे खत्म कर दिया। लेट्स कंप्लीट दिस टॉपिक, उसका नेक्स्ट को हम लोग रीड करेंगे। फर्दर, द गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन हैज सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज। गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन में यानी गंगा के रीजन के पास में भी और ब्रह्मपुत्रा रीजन के पास में भी बहुत बड़े बड़े शहर भी हैं और टाउन भी हैं। द सिटीज ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता, all with the population of more than 10 lakhs are located along the river गंगा। तो ये 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर हैं। 10 लाख मतलब समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, आप जैसे जैसे बड़े होगे समझने लग जाओगे। ठीक है, तो इतने ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, जैसे इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, कोलकाता हो गया, इन सब शहरों में इतनी ज्यादा आबादी में लोग रहते हैं। The waste water from these towns and industries is discharged into the rivers। वेस्ट वाटर यानी जो गंदा पानी है, ठीक है, गंदा पानी जो तुम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हो, जो अगर शहर के किनारे किनारे में कारखाने भी बस गए तो उन कारखानों से भी, ठीक है, नहीं तो वेस्ट वाटर मोस्टली शहरों में घरों से निकलने वाला गंदा पानी है। ठीक है, तुम्हारा हगा मुता, हाथ धोया, मुंह को लग गया, उस तरीके वाला पानी सब। दिस लीड्स टू द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर्स। तो इसी वजह से नदियों के पॉल्यूशन जो है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन ये वेस्ट वाटर अगर ऐसे नहीं होता, वहीं पे जाकर के भी अगर धोने का सिस्टम रहता तब भी पानी दूषित ही कहलाता। ठीक है बच्चों, हर तरीके से पानी दूषित रहता। तुम अपनी तरफ से कैसे कैसे योगदान करते हो उसको साफ रखने में, वो भी डिपेंड करता है। हर समय 100 लोग जाकर के एक दिन में नदी का कचरा साफ करके फोटो खिंचा लिए, उससे नदी साफ नहीं होने वाला है। ठीक है, चाहे तुम किसी स्कूल के ही हो या किसी संस्था के ही क्यों ना हो। ऑल द 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। ठीक है, तो 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी वाटरवेज, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, सबके सब बहुत अच्छे तरीके से बन चुके हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी के पास में। इन द प्लेन एरियाज द रोडवेज एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लेन एरियाज में रोडवेज और रेलवेज जो हैं वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं। अब प्लेन एरियाज का मतलब पुराने समय में जब रोडवेज रेलवेज नहीं थे तो लोग, राजा महाराजा तो हाथी पे चलते थे, लेकिन उनके नौकर क्या थे, वो तो पैदल ही ना चलते थे। ठीक है, लेकिन जो हाथी पे नहीं थे, कुछ राजा महाराजा होते थे नदी के सहारे रास्ते से चलते थे, तो उसमें उनको नौकरों को भी चलना नहीं पड़ता था, नाव में बैठा रहना पड़ता था। तो इस तरीके से, लेकिन जैसे जैसे अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हुए तो उन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की मदद से भी सिटीज और टाउन्स को एक्सेस किया जा सकता है। जब अमेजन जंगल में कट करके रोड बन चुका है तो फिर भी शहरी क्षेत्र है बच्चों। ठीक है, तो ये सब समझ लो कि कितना डेवलपमेंट हो चुका है अपने भारत देश में, और आबादी वो बढ़ती ही रहेगी, कम नहीं होगी। ऐसी ट्रायंगल है, इंडिया किसी दिन टूट करके धरती में समा जाएगा। द वाटरवेज इज एन इफेक्टिव मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट particularly along the rivers। वाटरवेज जो है, पानी का जो रास्ता है, वो बहुत ही इफेक्टिव मींस था ट्रांसपोर्ट का नदियों में। कोलकाता इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली। ये तो कोलकाता एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है नदी हुगली के लिए। द प्लेन, अभी हुगली नदी में अभी भी बहुत बड़ी बड़ी जहाजें चलती हैं जो एक नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाने के लिए लोगों के काम आती है, वहां पे चलती है अभी भी। द प्लेन एरिया ऑल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। प्लेन एरिया में बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट्स भी है। टूरिज्म इज अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन। इस बेसिन रीजन का यानी गंगा ब्रह्मपुत्रा रीजन का
टूरिज्म जो है वो एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, आई डोंट नो हाउ। ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, तो यमुना नदी के किनारे में बसा हुआ है ताजमहल, तो वो टूरिज्म के माध्यम से तुम देख सकते हो उसको। इलाहाबाद ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स गंगा एंड यमुना, तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज जहां पे अभी रिसेंटली महाकुंभ का आयोजन हुआ था, ठीक है, तो वो भी गंगा और यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। सरस्वती जो कि एक गायब नदी है, तो वो भी आकर के मिल जाती है, तो जो कि संगम बनता है फिर वहां पे। बुद्धिस्ट स्तूपास, सरस्वती गायब क्यों हो जाती है? क्योंकि आज के समय में सबका ज्ञान जो है वो भी गायब हो जाता है एक समय आने के बाद, इसीलिए वो सरस्वती नदी बच्चों जो वो गायब हो जाती है। बुद्धिस्ट स्तूपास इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, तो ये सब जो शहर है उत्तर प्रदेश और बिहार में रहने वाले बुद्धिस्ट स्तूपास जो है वो सब भी टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो सब भी यहाँ पे देखने को मिलता है। लखनऊ विथ इट्स इमाम बाड़ा, लखनऊ जो है तो ये मुसलमानों का है, कुछ इमाम बाड़ा वहां पे पाया जाता है। असम with Kaziranga and Manas with wildlife sanctuaries and Arunachal Pradesh with a distinct tribal culture are some of the places worth a visit. तो असम में काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अरुणाचल प्रदेश में भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये सब बहुत ही फेमस है कि जानवरों को पालने पोसने का कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, पालने पोसने का किसी ना किसी रूप में काम कर रहे होंगे। और अरुणाचल प्रदेश में भी है जो कुछ ट्राइबल कल्चर जो है वो सब फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्राइबल कल्चर को भी आज के समय में खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। ट्राइबल ऑब्वियस बात है, कौन हर समय आदिवासी बनकर रहेगा, ठीक है। अब जब घर में सब चीज अवेलेबल हो ही जा रहा है, तुम लोग जोमेटो है, ब्लिंकिट है, मीशो है, फ्लिपकार्ट है, रूम रेंट लेना है तो मैजिक ब्रिक है, हाउसिंग है, हर तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल ही है घर में बैठे बैठे मोबाइल की मदद से, तो आदिवासी लोग भी क्यों ना पढ़ लिख करके उन लोगों को टक्कर दे सके, ठीक है। सिर्फ जो लोग भी अफवाह फैलाते हैं ना कि ब्राह्मणों ने राजपूतों ने रोका, नहीं नहीं नहीं, पढ़े लिखों ने रोका कि दूसरा पढ़ा लिखा जो वो ना पढ़ पाए, ठीक है, और दूसरे पढ़े लिखे थोड़ा देख करके खुश हो जाते हैं, तो लोग और नहीं पढ़ने लिखने की कोशिश करने लगते हैं फिर, ठीक है बच्चों। सो दिस इज काइंड ऑफ लास्ट ऑफ द चैप्टर, और लास्ट होने से पहले यहाँ पे एक लेक के बारे में कुछ दिया हुआ है, इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। लेक अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, लाइवलीहुड कहने का मतलब कि जिंदगी यापन करने का एक जरिया, लेक कैसे, उसको अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। विनोद इज अ फिशरमैन लिविंग इन द मतवाली मॉन विलेज ऑफ बिहार, विनोद जो है तो देख रहा है विनोद, हो सकता है कि इसी बुक से पढ़ करके पंचायत वाले ने ये स्क्रिप्ट लिख लिया होगा बच्चों के। तो विनोद जो है एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा है जो कि बिहार में मौन विलेज है, कोई मतवाली मौन विलेज है, वहां पे रहता है। ही इज अ हैप्पी मैन टुडे, आज वो बहुत ही खुश है। विद द एफर्ट्स ऑफ द फेलो फिशरमैन रविंदर, किशोर, राजीव एंड अदर्स, तो इनके साथी मछुआरों के लिए मदद से कुछ ज्यादा मछली पकड़ लिया होगा उसने। ही क्लीन्ड द माउंड ऑफ द ऑक्सबो लेक टू कल्टीवेट द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिश, ठीक है, या इसके क्षेत्र के पास का जो लेक था इसको इन लोगों ने साफ किया, ठीक है। अब इसको देखो, इन लोगों ने साफ किया, जैसे तुम लोगों को अभी स्कूल में पढ़ रहे हो बच्चों, ठीक है, तो स्कूल आयोजन करता है ना कि चलो आज रोड साफ करेंगे, आज नशा मुक्ति अभियान के लिए तुम लोग को डंडा थमा देंगे, भले ही टीचर लोग बाद में कुछ कर रहा होगा, ठीक है, तो अलग चीज हो जाता है। तो ये जो लोग था, विनोद था, अपने साथियों के साथ मिलकर, रविंदर, किशोर, राजीव, इसको कोई संस्था करके नहीं कहा, ठीक है, इसको ये लोग आपस में मिलकर के उस लेक की सफाई किया इन लोगों ने, ताकि अलग अलग वैरायटी ऑफ फिश जो है वो लोग उसको वहां पे पाल सके। द लोकल वीड वेलेनेरिया हाइडेलिया दैट ग्रोज इन द लेक इज द फूड फॉर ऑफ द फिश, जो लोकल फिश थे जो कि लेक में पहले पाए जाते थे, तो वो लोग जो है और ज्यादा ग्रो करेंगे। द लैंड अराउंड द लेक इज फर्टाइल, लेक के आसपास का जो जमीन है वो भी फर्टाइल है। ही सोज क्रॉप्स सच एज पैडी, मेज एंड पल्सेस इन दीज फील्ड्स, अब आसपास की जमीन में पानी जो है, पहले क्या था, सिर्फ कचरा था, पानी ना के बराबर, पानी ज्यादा नहीं टिकता था, पानी जो टिकता भी था तो आसपास के क्षेत्रों में बर्बाद हो जाता था, जहां पे बदबू आने लग जाता था, दूसरे पेड़ पौधों को भी सड़ा गला देता था, ठीक है। तो इस तरीके के क्षेत्र में अगर तुम रहे होगे, अगर रहते भी हो तो इस तो तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। मैं तो रहा हूँ, गाँव आना जाना होता रहा है मेरा, तो मैं इन सब चीजों से अवेयर हूँ कि कैसे गंदगी वाले जगह पे भी किस तरीके से हो सकता है इस तरीके की चीजें, ठीक है। तो ये मछली पकड़ने के लिए विनोद ने अपने साथियों के साथ मिलकर के साफ किया। लेकिन आसपास का जो प्लेन रीजन है वहां पे ये लोग धान भी उगाते थे, मक्का भी उगाते थे, दाल दलहन वाली चीजें भी उगाते थे।
द बफेलो इज, ठीक है, पल्सेस दलहन वाले नहीं, सीरियल्स के हो गए दलहन वाले, पल्सेस यानी वीट वीट, ठीक है, तो वो सब उगा देते हैं। द बफेलो इज यूज्ड टू प्लो द लैंड, भैंस की मदद से, ठीक है, तुम लोगों ने क्या देखा होगा, बैल जो है वो खेत जोतने का काम कर रही है, लेकिन ये लोग भैंस की मदद से खेत जोत रहे हैं। द कम्युनिटी इज सेटिस्फाइड, लेकिन इनका जो समुदाय है ये संतुष्ट है। देयर इज एनफ फिश कैच फॉर फ्रॉम द रिवर, नदी से, तालाब से, जो लेक इन लोगों ने साफ किया वहां से अब इनकी जीवन यापन के लिए अच्छा खासा मछली मिल जा रहा है। एनफ फिश टू ईट एंड एनफ फिश टू सेल इन द मार्केट, खाने के लिए भी और बेचने के लिए भी अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मछली ये लोग ग्रो कर ले रहे हैं। दे हैव इवन बिगन सप्लाई टू द नेबरिंग टाउन, यहां तक कि ये पड़ोस के शहरों में भी मछलियों को सप्लाई करने लग गए हैं। द कम्युनिटी इज लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर, ठीक है, तो ये कम्युनिटी अब हार्मनी के साथ नेचर में रह रहे हैं, पर्यावरण के साथ मिल करके रह रहे हैं, ठीक है। अभी खत्म हो जाने दो बच्चों, मैं बताऊंगा कि इनका हार्मनी कैसे डिस्ट्रॉय कर लेगा, कर सकते हो तुम लोग, ठीक है, जब पढ़े लिखे होकर के जाकर के देखना ये विनोद का क्षेत्र का रीजन, ठीक है, अगर बिहार में एग्जिस्ट करेगा, व्लॉग बनाते हुए जाना कि हेलो दोस्तों, आज मैं विनोद के एनसीईआरटी किताब में विनोद था उसके के पास आया हूँ, इसके नेचर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसके नदी को पाट करके मैं यहाँ पे एक मल्टी स्टोरी मॉल बनाने वाला हूँ जहाँ के लोगों को रोजगार देगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा बच्चों की तुम लोग पढ़ लिख करके इतने काबिल हो सको। एज लॉन्ग एज द पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम नियर बाई टाउन्स डू नॉट फाउंड देयर वे इनटू द लेक वाटर्स, ठीक है। तो अब शहर के कचरा जो है, गंदगी जो है, हाँ ये भी है, ये भी बताना चाहूंगा कि शहरों के कचड़ों को जो है आसपास के छोटे गांव वाले जो क्षेत्र हैं उनके पास जाकर के फेंक दिया जाता है, ठीक है, उनके पास जाकर के फेंक दिया जाता है उनको, वहां पे वो लोग कचरा बसने लग जाते हैं, सारा कचरा नदी में भी नहीं फेंका जाता है। तो ऐसी ऐसी छोटे छोटे जो तालाब है ना, तो वही जो मैं बताने वाला था कि कैसे इसके हार्मनी को, नेचर के साथ जो हार्मनी है वो कैसे डिस्ट्रॉय होगा। तो यही एक तरीका है कि शहर के कचड़ों को ला करके इन नदियों को, इन तालाबों को पाट दिया जाएगा और फिर वहां पे कुछ ना कुछ डेवलप कर दिया जाएगा, जिससे कहा जाएगा कि डेवलपमेंट हो रहा है। द फिश कल्टिवेशन विल नॉट फेस एनी थ्रेट, ठीक है। तो ये जो है ये विनोद और इनके साथी जो है मछली जो पकड़ रहे हैं, तो इन लोगों को अभी कोई नुकसान नहीं है जब तक यहाँ पे कोई विकास का कार्य ना लाया जाए। ओके बच्चों, जब तक यहाँ पे कोई विकास का कार्य ना लाया जाए तब तक के लिए देख रहा है विनोद, एंजॉय योर लाइफ, पकड़ो मछली, ऐश करो। ओके बच्चों, सो दिस वाज काइंड ऑफ लास्ट, और कुछ एक्टिविटी और इंपॉर्टेंट टर्म्स इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डू, ये एक एक्टिविटी है, तो क्या इसमें, रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस, फाइंड द अदर नेम्स ऑफ द रिवर। अभी मैंने कहा था जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में दूसरे नाम से जाना जाता है, ये तो अलग अलग हो सकता है कि वहां के लोकल निवासी जो है वो कुछ और नाम से भी जानते हो, तो इसको अभी के समय चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, इतने पूर्वक तुम लोग नहीं होगे, ठीक है, तो उनका हेल्प लेकर के ब्रह्मपुत्र का अलग अलग नाम जो है वो फाइंड आउट करना। ग्लोसरी, एक है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, तो आबादी का घनत्व कितना है उसके रिगार्डिंग है ये। इसका क्या कहना है कि इट मींस द नंबर ऑफ पर्संस दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। एग्जांपल, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड इन 189 इज 189 है। उत्तराखंड में आबादी जो है वो 189 है, 189 है, while the density of Bengal is 1029 and that of Bihar is 1102, ठीक है। तो बंगाल में डेंसिटी जो है वो 1029 है, वहीं बिहार का जो डेंसिटी है 1102, ठीक है। वही बिहार जहां पे सब कहते हैं कि सिर्फ मजदूर पाए जाते हैं और सरकारी अधिकारी बहुत निकलते हैं, उसके बावजूद भी इतने मजदूर पाए जाते हैं, बताइए, ठीक है। सरकारी अधिकारी मतलब डिप्लोमैट, जिनको पास बुद्धि शायद ज्यादा है सब कहते हैं, तो वो लोग भी मजदूरों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। बाहरी राज्य वाले भी इनके मूल राज्य के नागरिकों को मजदूर कह के इनका मजाक उड़ा दे रहे हैं और ये लोग सिर्फ हंस करके रह जाते हैं। Alright, so that was the population density at different states of our country. Activity, एक एक्टिविटी दिया हुआ है जो क्या कहना है, कलेक्ट सम हैंडीक्राफ्ट्स मेड फ्रॉम जूट, बैम्बू एंड सिल्क। तो कुछ हैंडीक्राफ्ट कलेक्ट करना जो कि जूट, बैम्बू और सिल्क का बना होगा। डिस्प्ले देम इन क्लास, और उसको बना करके स्कूल में एग्जीबिशन लगता होगा बच्चों, ठीक है, तो उसमें इस सब चीजों को डिस्प्ले करना। फाइंड आउट इन विच एरिया दे वर मेड, और यही पता करना कि वो सब किस एरिया में बनते हैं। जो इमेज दिया हुआ है यहाँ पे, पैडी कल्टीवेशन, धान की खेती, अगर तुम लोगों ने देखा होगा कैसे होता है, एक एक बीज को बैठाया जाता है खेत में, ठीक है। जैसे कुछ अनाज क्या होता है कि अनाज बीज को छींट दिया गया, ठीक है, लेकिन धान की खेती में छींटा नहीं जाता है, इसमें इसके नर्सरी को उगाया जाता है, फिर एक एक बीज को पानी से भरे हुए, ठीक है, उस पानी से भरे हुए जिसमें सांप भी आ सकता है, जोक भी आ सकता है,
और अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़े तो पाए ही जाते हैं। ठीक है, तो अंबानी अगर शौक किया तो जाकर के 1-2 दिन के लिए खेती करने का शौक दिखा सकता है, डेली उसके बस की बात नहीं है। टी गार्डन इन असम, ये एक चाय का बागान है असम में, ये एक इमेज में दिया हुआ। और एक इमेज यहाँ पे भी था जो मैं तुम लोग को डिस्कस करने वाला था बच्चों, टेरेस फार्मिंग। ठीक है, टेरेस फार्मिंग देख सकते हो कि कैसे पहाड़ों को काट करके लोग खेती बाड़ी करते हैं। देख रहे हो सीढ़ी नुमा बना हुआ है। ठीक है, तो टेरेस फार्मिंग मतलब कि सीढ़ी नुमा खेती बाड़ी। ये तो सिर्फ मांझी ने पहाड़ को नहीं काटा था, हर जगह सिर्फ वही नहीं है कि ताजमहल प्यार की निशानी, मांझी ने काटा प्यार की निशानी। प्यार से पहले अनाज, ठीक है, तो लोगों ने अनाज के लिए, भोजन के लिए भी पहाड़ को काटा था, जिसे हम लोग टेरेस फार्मिंग के रूप से जानते हैं। ओके, तो डू यू नो, इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे, टेरेसेस आर बिल्ट ऑन स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट सर्फेसेस ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन। ये तो टेरेसेस वो छोटे छोटे ढलान हो गए जो कि जिसमें अनाज उगाने के लिए उनको बनाया जाता है। The slope is removed so that water does not run off rapidly। तो ये स्लोप को इसलिए हटाया जाता है, इस तरीके से रखा जाता है कि पानी जो है वो एक बार में ना गिर जाए, ठहरते ठहरते गिरे। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि मैंने बताया था कि गंगा नदी में डॉल्फिन मछली भी पाई जाती है, उसी के बारे में है। इन द फ्रेश वाटर्स ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्रा, गंगा नदी के और ब्रह्मपुत्रा नदी के ताजे पानी में अ वैरायटी ऑफ डॉल्फिन लोकली कॉल्ड सुसु, ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड डॉल्फिन इज फाउंड। ठीक है, तो डॉल्फिन की प्रजाति है जिसे सुसु भी कहा जाता है और ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है, तो वो भी पाया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ सुसु इज एन इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर। अब ये सुसु का प्रेजेंस होने का मतलब है कि नदी का स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही अच्छा है, तो ये इसका स्वास्थ्य इंडिकेशन है। ठीक है बच्चों, कि तुम लोग अच्छा खास अभी बच्चों अच्छा खासा खेल कूद रहे हो तो मतलब हेल्दी हो, जिस दिन बीमार पड़ जाओगे तो उस दिन अपने आप मम्मी पापा बोलेंगे भी बीमारी है। ठीक है, भले तुम बताओगे नहीं लेकिन फिर उन लोगों को पता चल ही जाएगा ना कि बीमारी है। तो उस तरीके से नदी को भी देखने से पता चल जाता है कि नदी कैसे बीमार है। जब नदी में पानी नहीं रहेगा, ठीक है, तो समझ जाओ कि नदी बीमार है, कि उसमें पानी क्यों कम पड़ रहा है। द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट विथ हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स आर किलिंग दीज स्पीसीज। तो इंडस्ट्रियल मतलब यानी कारखानों से निकलने वाले कचरे, अर्बन यानी शहरों से निकलने वाले कचरे, तो इन सब कचरों की वजह से, अब यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है बच्चों ध्यान रखना, अनट्रीटेड। ठीक है, अनट्रीटेड कहने का मतलब कि उसकी देख रेख करके नहीं निकाला गया, और देख रेख करके अगर भी निकाला जाएगा तब भी मैं नहीं मानता कि पूरा नदी साफ कर पाएगा कोई, नहीं कितना भी देख रेख करके क्यों ना निकाल ले, नदी नहीं साफ कर पाएगा। कचरा को कचरा की तरह से ही देखा जाएगा, ये शुरुआत से ही आते आया है और अंत तक में भी रहेगा। कचरा को कचरा की नजर से ही देखा जाएगा, उसके ऊपर तुम कितना भी अच्छे तरीके से क्यों ना सजा दो। ठीक है, तो ये कारखानों से निकलने वाले और शहरों से निकलने वाले कचड़े जो है नदियों में जाकर के जब जमा होते हैं तो इन स्पीसीज को खत्म कर देते हैं, यानी इन लोगों को मार देते हैं। फर्दर डू यू नो, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, टू एक्सेलरेट द एफर्ट्स टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज एंड टू पुट फोर्स ऑन सैनिटेशन। तो स्वच्छता का अभियान फैलाने के लिए द प्राइम मिनिस्टर इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन ऑन 2 अक्टूबर 2014। 2014 को, आज से 11 साल पहले, ठीक है, जब हमारे देश के जब प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने ये स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था 2014 में। तो इसकी मकसद ये था कि भारत स्वच्छ हो, और कैसा स्वच्छ है, किस प्रकार से है। इंदौर को भी कहा जाता है कि स्वच्छ शहर है, अभी के समय में रैंकिंग बन दिया जाता है उसको। ठीक है, जिस दिन मैं पहुंच जाऊंगा इंदौर, वहां पे भी उनका स्वच्छता निकाल के दिखा दूंगा कि कितना स्वच्छ है। अभी मैं गया नहीं हूँ बच्चों, ठीक है, और ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, उतना भी स्वच्छ नहीं होगा इंदौर, तो किस बेसिस पे मिल जाता है वो वहां पे लोग जान रहे होंगे। ठीक है, बस फाइन लगा करके किसी को डरा देना कि आपसे नहीं करना, वो अलग काम हो गया। ऐसे तो भैया राजा महाराजा, उसको कहते हैं हायरार्की। ठीक है, कि बस अपना शासन चलाना, उसको कहते हैं हायरार्की, बस अपना शासन चलाना, लोगों का सुझाव लेकर के करना वो नहीं कर पाएगा कोई। वाराणसी अलोंग द रिवर गंगा, तो ये नदी है वाराणसी में, गंगा नदी जो बहती है, वही काशी विश्वनाथ जो कहा जाता है, तो वही बनारस नदी के पास का ये शहर है। तो वो भी बहुत अच्छा लगता है नदी देखने में। तो बच्चों, नदी में तभी उतरना नदी के किनारे जब तुम किसी बड़े के साथ हो, या तो तैरना आता हो। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें सुझाव दूंगा, और तैरना भी आता होगा तो ये नहीं कि बीच नदी में पहुंच जाना। ठीक है,
हर जगह पे नदी का बहाव एक नहीं रहता है, नदी का बहाव अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का भी रहता है। ठीक है, नदी में भी और समुद्र में भी हर जगह पे नदी का बहाव एक जगह, और सिर्फ अलग अलग जगह क्या हो सकता है कि ऊपर में प्लेन दिख रहा है, नीचे में हो सकता है कि बहुत तेजी से बह रहा हो। ठीक है, मतलब कि वही नीचे में जहां पे तुम्हारा पैर जमा हुआ है, हो सकता है कि वहां पे इतना तेजी से बह रहा हो कि तुम्हारा पैर को धक्का दे करके तुमको नीचे से बहा के ले जाए। बाद में तुमको लगेगा कि हम कैसे बह गए, जब तक तुमको कोई बचा ना ले। ठीक है, तो इस तरीके से सावधानी बरतना नदी के पास में। मैंने जो भी कहा था, स्विमिंग आता है तो अच्छी बात है, तब भी बीच में नहीं जाना और खतरा मत मोलना। ओके, फर्दर डू यू नो, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है पे, टू कंजर्व द रिवर गंगा नमामि गंगा प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड। ये तो गंगा नदी को बचाने के लिए, अब बताइए, नदी जो कि प्रकृति के द्वारा दिया हुआ चीज है, जो सब कोई जानते हैं कि प्रकृति का दिया हुआ चीज अगर नाश हो जाएगा तो इंसान का नाश ऐसे ही हो जाएगा, तो उसको भी बचाने के लिए प्रोग्राम चलाना पड़ रहा है। तो सोचिए, लोग पढ़ लिख रहे हैं या और गवार हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अंदाजा लगा लेना तुम लोग खुद से। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी पढ़ लिख के बड़ा होकर के आप इन नदियों को सुखाने में अपना बहुत योगदान दीजिएगा, और जितने भी जीव जंतु बचे हैं उनको मारने में योगदान दीजिएगा, और पेड़ पौधों को भी खत्म करने में योगदान दीजिएगा। और मैं ये इसलिए कहा बच्चों क्योंकि इसमें हम लोगों ने अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में जाना, जहां पे आग भी लगती रहती है। ठीक है, कई बार तुम लोगों ने न्यूज सुना होगा, अमेजन के जंगलों में आग लग गई। ठीक है, तो वो हो सकता है कि आग किसी ने लगाया भी हो। हर समय गर्मी तो रहती ही है, ठीक है, गर्मी तो रहती है, ये तो है। और तो उसके बारे में हम लोगों ने जाना, और फिर उसके बाद में जाना गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के पास बसे हुए शहरों के बारे में, और वहां पे किस तरीके से, और मेन शहरों के ही बारे में। ठीक है, यहाँ का फ्लोरा फाउना खत्म हो चुका है। जानवर के नाम पे नदी में पाए जाने वाले जानवर हैं, और सड़कों पे कुत्ते हैं, और नहीं तो जो गाय भैंस पाले हुए वो सब है, नहीं तो बाकी बाकी के जंगली जानवर सब चिड़ियाघर में है, रेयर जानवर सेंचुरीज में है, नेशनल पार्क में है। अमेजन फॉरेस्ट की तरह खुले में नहीं घूम रहे हैं वो जानवर भी। तो ये सब क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के रीजन में। ऑलराइट बच्चों, सो दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। क्वेश्चन आंसर को हम लोग क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस करेंगे। किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो इसके चैप्टर का नोट्स, ठीक है, वेबसाइट में नोट्स जो है उसके कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे तो इसका कमेंट सेक्शन ऑफ रहेगा, उस वेबसाइट पे जाकर के उसके कमेंट सेक्शन में तुम अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। दैट सर्विस इज फ्री। ठीक है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए तो उसके लिए तुमको पैसा पेमेंट करना पड़ जाएगा, वो फ्री नहीं है। क्वेश्चन आंसर को हम लोग क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस करेंगे। Alright, so this was the end of the chapter 6 from the class 7 social science our environment book. The name of the chapter was human environment interactions, the tropical and the subtropical region. तो जिनको आता है उनकी रिवीजन, जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए keep subscribing, keep supporting, keep loving and keep learning. Thank you.